हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीपीडिया। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एसएससी सीजीएल 2024 मैथ्स 11 सितंबर का थर्ड शिफ्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। जस्ट अ सेकेंड। सिंप्लीफाई करना है तो कर देते। 24/5 मल्टीप्लाई बाय 3/8 प्लस, देखो यहाँ पे हो जाएगा 7/2 प्लस में 2/3, तो एलसीएम 21 + 4 25 मल्टीप्लाई बाय 4/5। ठीक है, ये 4/5 मैंने इंक्लूड कर दिया, मतलब ब्रैकेट में ही कर दिया। तो 8 3 ज़ा तो 9/5 प्लस ये हो गया 5 और ये 3 और ये 2, तो यहाँ पे रह गया 10 और ये 3। एलसीएम ले लेंगे 15, देन 50 प्लस में 27, तो आंसर विल बी 77/15। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, अभी आप p को इग्नोर कर दो। अगर देखो वो कह रहा है कि साइन a माइनस कॉज a का वैल्यू कितना, अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं तो आपस में तो आंसर कितना आना चाहिए, 1। देखो अब अगर आप ऑप्शंस देखो तो सब क्या है, इंटीजर की फॉर्म में है, कहीं पे भी p का वैल्यू नहीं है, कहीं साइन का वैल्यू नहीं है। तो देखो अगर मैं a को थीटा मान के इसके अंदर 90 डिग्री का वैल्यू पुट कर दूं, ठीक है, 90 डिग्री का वैल्यू पुट कर दूं तो साइन a 90 डिग्री पे 1 होता है और कॉस a 90 डिग्री पे क्या होता है, 0। ठीक है, तो 1 - 0 कितना हो जाएगा, 1। तो p का वैल्यू मेरे पास क्या आ गया। ठीक है, अगर मैंने इन दोनों को सॉल्व कर दिया तो मेरे पास क्या आ गया, 1। ठीक है, तो p 1 ज़ा तो p ही रहेगा, तो मेरे पास p का वैल्यू कितना आ गया, 1। ठीक है, अब वही अगर मैं p का वैल्यू यहाँ पुट करती हूँ तो 1 इस वाली स्टेटमेंट में 1 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2 और cos 90 डिग्री कितना होता है, 0, तो 0 से मल्टीप्लाई करा तो ये तो टर्म ही खत्म हो गई। तो मेरे पास p का वैल्यू कितना आ गया, 1। तो एंड में मेरे पास जो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 2 कि इसका पूरे जो सेकंड इक्वेशन उन्होंने दी है इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर विल बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो सबसे पहले इसके अंदर देखो एक सबसे छोटी सी चीज आप पहले से समझो। देखो अगर मैंने एक शॉपकीपर को 720 रुपीज पे करे हैं, ठीक है, उसमें मैंने 2 रुपए का एक एप्पल खरीदा है। ठीक है, ये प्राइस है पर एप्पल और ये है टोटल अमाउंट जो मैंने एक शॉपकीपर को पे करा है। ठीक है, जब मैं इन्हें आपस में डिवाइड करती हूँ तो ये मुझे रिजल्ट क्या देगा, नंबर ऑफ एप्पल्स देगा। ठीक है, नंबर ऑफ एप्पल्स देगा। अगर मैंने टोटल 720 रुपये एक शॉपकीपर को दिए हैं और 2 रुपये का एक एप्पल खरीदा है, तो मैंने टोटल कितने एप्पल खरीदे, 360 रुपीज़। ठीक है ना, टोटल अमाउंट अपॉन में प्राइस पर यूनिट को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें एंड में क्या मिलता है, नंबर ऑफ एप्पल्स या नंबर ऑफ आइटम्स जो भी हमने क्या करा है, परचेज करा है। तो इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर ये क्वेश्चन है। तो अब मैं आपको बताती हूँ। देखो उसने बोला है नमन बॉट फ्यू एप्पल्स फॉर 720 रुपीज, 720 रुपये उसने टोटल शॉपकीपर को पे करे हैं कुछ एप्पल्स खरीदने के लिए। ठीक है, अब देखो इसके अंदर उसने हमें प्राइस मेंशन नहीं करा, तो हम प्राइस को क्या मान लेते हैं, उसने x रुपीज दिए हैं पर एप्पल के उसने प्राइस दिया है। तो अगर मैं 720 को x से डिवाइड करूं तो मुझे यहाँ पे क्या ऑब्टेन होगा, नंबर ऑफ एप्पल्स। ठीक है, ये बात आपको इतना समझ में आ गया, नंबर ऑफ एप्पल्स मुझे पता चलेगा। देखो अब मैं क्वेश्चन स्टार्टिंग से फिर से पढ़ती हूँ। वो बोल रहा है नमन बॉट फ्यू एप्पल्स ऑफ 720 रुपीज फ्रॉम अ शॉप, ही नेगोशिएटेड द प्राइस एंड शॉपकीपर रिड्यूस्ड इट बाय 2। देखो इनिशियल केस में उसने ये एप्पल्स खरीदे, फिर उसने दोबारा मतलब ये एप्पल्स का प्राइस उसने मतलब शॉपकीपर ने नमन को बताया, देन नमन ने क्या करा, शॉपकीपर से क्या करा, थोड़ा सा नेगोशिएशन करा, हम सब भी करते हैं। तो शॉपकीपर ने क्या करा, जो वो x रुपीज का एक एप्पल बोल रहा था उसके अंदर उसने 2 रुपए घटा दिए। ठीक है, अब देखो ये सेकंड केस में भी जब मैं 720 में से x - 2 अगर मैं डिवाइड करती हूँ, यहाँ पे भी मुझे क्या ऑब्टेन होगा, नंबर ऑफ एप्पल्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो आगे देखो, ड्यू टू दिस अमन कुड बाय 4 मोर एप्पल्स। ठीक है, पहले वो जितने एप्पल्स परचेज
कर पा रहा था और अब जो वो जितने एप्पल्स परचेज कर पा रहा है। तो मतलब मैं इन दोनों केसेस को अगर मैं आपस में माइनस करूंगी तो मेरे पास रिजल्टेंट क्या आएगा कि वो कितने एप्पल एक्स्ट्रा उसने परचेज कर लिए। ठीक है ना, ऐसे ही होगा ना कि पहले तो ऑब्वियसली जब पैसे ज्यादा थे तो वो कम खरीद पा रहा था, अब पैसे कम हो गए तो ऑब्वियसली वो एप्पल ज्यादा परचेज कर पाएगा। तो रिजल्टेंट में मेरे पास क्या आया कि वो 4 मोर एप्पल्स ही कैन परचेज नाउ। ठीक है, अब वो एंड में हमसे क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी एप्पल्स डिड ही ओरिजिनली बाय। तो उसे हमें सिर्फ बताना है कि स्टार्टिंग के अंदर जब शॉपकीपर ने उसे एक प्राइस क्योट करा था तो उसके अंदर वो ओरिजिनली कितने एप्पल्स परचेज कर सकता था। ठीक है, तो सिंपली बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू इसको सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम लेंगे x माइनस 2, मैं कर देती हूँ, ये 720x माइनस का 720x और प्लस का 1440 इज इक्वल्स टू में 4। देखो अब ये जो नीचे वाला टर्म है डिनोमिनेटर है, अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x। ठीक है, इज इक्वल टू के इधर है तो इधर ले जाते हैं और यहाँ से इस टर्म को खत्म कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x से भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। इधर देखो 4x का स्क्वायर माइनस का 8x, ये इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का 1440 इक्वल टू में 0। 4 कॉमन लेके डिवाइड कर देते हैं तो इधर एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 360 इक्वल टू में 0। अब देखो 360 के मुझे दो ऐसे फैक्टर बनाने पड़ेंगे जिसे प्लस और माइनस करके मेरे पास क्या है 18 आए, तो 18 और 20 दो फैक्टर्स मैंने ऐसे बना दिए। ठीक है, तो देन एक्स स्क्वायर माइनस का साइन है तो बड़े वाले के साथ में माइनस का साइन लगा के रखेंगे, माइनस का 20x प्लस का 18x माइनस का 360 सॉल्व करेंगे। ठीक है, x बाहर निकाला तो x माइनस 20 और दूसरे में 18 कॉमन लेंगे तो x माइनस में 20। तो देखो मेरे पास यहाँ पे दो x की वैल्यू आ रही है, एक x की वैल्यू आ रही है 20 जो पॉजिटिव में है, एक x की वैल्यू आ रही है जो मेरे पास नेगेटिव में है। तो नेगेटिव वैल्यू तो नहीं लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो हमारे पास जो ये x आया ये हमारा आया प्राइस पर एप्पल जो ओरिजिनली क्योट करा गया था नमन को। तो अब उसने यही पूछा है कि ओरिजिनली वो कितने एप्पल्स परचेज कर सकता था, तो 720 अपॉन में 20 डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी 36। सो ऑप्शन नंबर 1 आंसर विल बी 36। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो पूछ रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ मीन प्रोपोर्शन, मतलब पहले इसका मीन प्रोपोर्शन निकालना है और इसका मीन प्रोपोर्शन निकालना है और इन दोनों का क्या बताना है हमें रेशियो। तो देखो इसको अंडर रूट में रखेंगे तो 1.1 मल्टीप्लाई में 0.3, यही इसका मीन प्रोपोर्शन आएगा। इसका हमें रेशियो बताना है, किसका, इसके मीन प्रोपोर्शन से। इसका मीन प्रोपोर्शन निकालेंगे तो 0.4 मल्टीप्लाई में 0.6। देखो इधर भी डेसिमल है, दोनों के पास डेसिमल है, देखो यहाँ पे 10, यहाँ पे भी 10, डेसिमल हटाएं तो ठीक है, ये सब आपस में कैंसिल। ऊपर यहाँ से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो इधर सिर्फ क्या बचा 11 बचा और यहाँ पे क्या बचा 4 2 जा 8। ये इसने क्वेश्चन में पूछा था, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो वो कह रहा है इफ राम परचेजेज अ फैन, अगर वो सिर्फ सिंगल एक फैन लेता है तो उसे कितना डिस्काउंट मिल जाएगा, उसके ऊपर 8% का डिस्काउंट। ठीक है, लेकिन इफ ही परचेजेस 3 फैंस, अगर वो 3 फैन परचेज करता है ही गेट्स, देखो अगर वो 3 कॉम्बो मतलब 3 फैन एक साथ ही खरीद रहा है तो ही ये वाला कंडीशन, ये डिस्काउंट उसके लिए अवेलेबल है। तो फर्स्ट फैन के मार्क प्राइस पर उसे कितना डिस्काउंट मिलेगा 6%, सेकंड के मार्क प्राइस पे उसे 10% एंड थर्ड के मार्क प्राइस पे उसे 12% का डिस्काउंट मिलेगा। इफ द प्राइस paid by the Ram on 3 fans is 6,800, then what will be the mark price of each fan? देखो अब इतना तो श्योर है कि जो मार्क प्राइस है वो तीनों फैंस का क्या है, इक्वल है। बस डिफरेंस किस चीज का है, उसको कितना डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब जितने वो ज्यादा परचेज करता जा रहा है उतना ज्यादा उसे डिस्काउंट मिलता जा रहा है, बट मार्क प्राइस क्या है उसका एकदम इक्वल है। तो देखो फर्स्ट फैन वो खरीदेगा तो उसे मार्क प्राइस का कितना पे करना है 94%। ठीक है, अगेन सेकंड में मार्क प्राइस का उसे कितना पे करना है 90%, देन थर्ड के अंदर उसे मार्क प्राइस का कितना पे करना है 88%, और उसने टोटल कितना पे करा है 6,800। ठीक है,
एलसीएम ले लेंगे 100, ऊपर सबको प्लस करके 272 MP इज इक्वल्स टू में 6800। मार्क प्राइस का वैल्यू निकाल देंगे 6800 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में 272, तो मार्क प्राइस आ जाएगा 2500। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी है। वो कह रहा है द टैंक इज फिल्ड बाय 3 पाइप्स, 3 पाइप के थ्रू एक टैंक को फिल करा जा रहा है विद डिफरेंट यूनिफॉर्म फ्लोज। ठीक है, तीनों की जो एफिशिएंसी है वो डिफरेंट है। वाइल द फर्स्ट 2 पाइप्स आर ओपनिंग साइमल्टेनियसली, जहां पे भी ये वर्ड आता है साइमल्टेनियसली, इसका मतलब होता है कि 2 पाइप्स एक साथ काम कर रहे हैं। दे फिल द टैंक इन अ सेम ड्यूरेशन दैट द थर्ड पाइप टेक टू फिल इट अलोन। वो कह रहा है अगर 2 पाइप एक साथ काम करने में जितना टाइम लगाते हैं वही काम सी अलोन, मतलब जो सी पाइप है वो अकेले कर सकता है। ए प्लस बी का एफिशिएंसी किसकी एफिशिएंसी के इक्वल है? सी के एफिशिएंसी के इक्वल है। ठीक है, अब देखो वो क्या कह रहा है, द सेकेंड पाइप कैन फिल द टैंक 5 आवर क्विकर। देखो 3 पाइप हैं, ए बी सी। ठीक है, अब वो कंपैरिजन किससे स्टार्ट कर रहा है? सेकेंड पाइप से। सपोज मेरा जो सेकंड पाइप है इसकी एफिशिएंसी है x, वो कह रहा है द सेकंड पाइप कैन फिल द टैंक 5 आवर क्विकर। देखो अगर ये 5 आवर क्विकर है देन द फर्स्ट पाइप, तो फर्स्ट पाइप को तो 5 आवर स्लोअर होना पड़ेगा। ठीक है, ये अगर 5 आवर क्विकर है तो इसकी एफिशिएंसी होगी x माइनस 5, येट 4 आवर स्लोअर देन द थर्ड पाइप। अगर ये 4 आवर स्लोअर है तो इसे तो 4 आवर ज्यादा काम करना पड़ेगा, है ना? समझ में आया? ये 5 घंटे स्लोअर है और ये 4 घंटे क्विकर है। हमने सेकंड पाइप से उसे कंपेयर कर दिया। ठीक है, अब वो पूछ रहा है व्हाट इज द टाइम नीडेड फॉर द फर्स्ट पाइप टू फिल द टैंक। हमें बताना है कि ए पाइप को कितना देर लगेगा इस टैंक को फिल करने के लिए। ठीक है, तो देखो 1 घंटे में ए कितना काम करेगा x माइनस 5 प्लस बी कितना काम करेगा 1 घंटे में x, ये दोनों मिलके सी की एफिशिएंसी के बराबर काम करते हैं। ये 1 घंटे में काम करेगा x प्लस 4 यूनिट। ठीक है, तो सिंपली x माइनस 5। ठीक है, तो ऊपर क्या आ गया x प्लस x माइनस 5 इज इक्वल्स टू में 1 अपॉन में x प्लस 4। ठीक है, एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये x स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस में 4x प्लस 4x माइनस 20 इज इक्वल्स टू में ये दोनों मतलब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस 5x, सॉरी यहाँ पे माइनस 5x रहेगा, यहाँ माइनस था ना तो ये माइनस 5x। ठीक है, माइनस 5x से ये इससे कैंसिल, तो इधर क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस 8x माइनस का 20 इक्वल टू में 0। अब वो है कि 20 के ऐसे फैक्टर बनाने पड़ेंगे जैसे प्लस और माइनस करके मेरे पास क्या आ जाए 8, तो मैं 2 फैक्टर बना लेते हैं 10 और 2। ठीक है, प्लस माइनस करके मेरे पास 8 आ सकता है, x स्क्वायर प्लस 10x माइनस का 2x माइनस 20 इक्वल टू में 0। ठीक है, x स्क्वायर था तो x और यहाँ पे 10x। ठीक है, x कॉमन निकाल लेंगे तो मैं यहाँ कर देती हूँ, x कॉमन निकाल लेंगे तो x के बाद x प्लस 10 और यहाँ से 2 कॉमन निकाल देंगे तो x प्लस 10। ठीक है, तो अब मेरे पास 2 वैल्यू आ गई, एक आई x की 2 और एक x की माइनस 10। देखो अब मेरे पास a की एफिशिएंसी क्या थी x माइनस 5। अब देखो ऑप्शन के थ्रू जाएंगे, अगर मैं यहाँ पे 2 पुट कर दूं तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा -3, जो ऑप्शन में कहीं भी नजर नहीं आ रहा। अगर मैं इसकी x की दूसरी एफिशिएंसी लूँ -10, तो -10 -5 माइनस प्लस, तो आंसर कितना आएगा 15। यही उसने क्वेश्चन में पूछा था, तो आंसर विल बी 15, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये तो सिंपल है, साइन 74 किसके बराबर होगा cos 16 के, है ना? बताया था ना, साइन ए कॉस बी, साइन ए इज इक्वल्स टू में कॉस बी कब होता है? जब a प्लस बी कितना होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे साइन की जगह मैं कॉस लिख सकती हूँ, और यही सेम टेन और कॉट के बीच में भी जाता है। टेन कॉट के इक्वल कब होता है? जब a प्लस बी क्या होता है 90 डिग्री। तो साइन की जगह कॉस 16 और टेन की जगह कॉट 16, तो ऑप्शन विल बी थर्ड।
अब देखो वो क्या कह रहे हैं, एक ट्राइंगल है ABC, मैं बना देती हूँ थोड़ा सा बड़ा इसका फिगर, ABC, ठीक है। टू मीडियंस AD, एक ये है AD, ये है इसकी मीडियन। मीडियन जो होती है वो जो साइड होती है B/C को मतलब इक्वली डिवाइड करता है, एंड BE, दो मीडियन है, ये भी मीडियन है और ये भी मीडियन है BE, इंटरसेक्ट एट G, ये G पे इंटरसेक्ट करती है एट राइट एंगल्स। देखो वो यहाँ पे भी राइट एंगल बना रही है, यहाँ भी राइट एंगल, यहाँ भी और यहाँ भी, ये चारों पे ये राइट एंगल बना रही है। इफ AD इज 12 सेंटीमीटर, देखो एक चीज समझनी होगी, जब दो मीडियन आपस में इंटरसेक्ट होती हैं, जब दो मीडियंस आपस में इंटरसेक्ट होती हैं तो वो किस रेशो में अपने आप को डिवाइड करते हैं या एक दूसरे को डिवाइड करती हैं, वो होता है 2:1, ठीक है ना। अगर मेरे पास एक ये मीडियन है AB, इसे कोई मीडियन CD इंटरसेक्ट करती है, ये भी मीडियन है ये भी मीडियन है, तो ये AB का जो रेशियो होगा वो होगा 2:1 और CD का भी रेशियो क्या होगा 2:1, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो यही सेम है, ये AD मीडियन है और ये BE मीडियन है, तो ये ऊपर है 2 और ये 1, ये इधर कितना है 2 और ये कितना है 1, ठीक है जी। इफ AD इज 12, अब देखो AD हमारा कितना है 12 है और इसको भी एक मीडियन ने इंटरसेक्ट करा है, तो AD अगर मैं 2:1 की फॉर्म में लिखूं तो ये कितना हो गया 8:4, तो मतलब A से G तक 8 है और ये कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक 4, ठीक है। और सेम BE ये भी मीडियन है, ये 9 सेंटीमीटर है और ये भी किस रेशियो में डिवाइड हुई है 2:1, तो इसकी बात मैं करूं 9 सेंटीमीटर को अगर मैं 2:1 के फॉर्म में डिवाइड करती हूँ तो ये होता है 6:3, तो ये 6 है, सॉरी ये 6 है और ये 3 है, ठीक है। अब उसने हमसे पूछा था देन द लेंथ ऑफ AB, हमें ये साइड की लेंथ बतानी है, ठीक है। अब देखो ये एक ट्राइंगल है AGB, ठीक है, ये एक ट्राइंगल है AGB, ठीक है। और कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। अब ट्रिपलेट देख लो 8, 6, तो हाइपोटेनियस कितना होता है 10 सेंटीमीटर, यही उसने क्वेश्चन में पूछा था, तो ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि दो मीडियन अगर आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वो 2:1 के रेशियो में एक दूसरे को डिवाइड करती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 30 स्टूडेंट की एक क्लास थी जो एक टेस्ट में अपेयर हुआ है जिसके अंदर एवरेज स्कोर 12 स्टूडेंट्स का कितना है 62, तो इनका टोटल स्कोर कितना हो गया 744, ठीक है। और द एवरेज ऑफ 12 स्टूडेंट इज 62 एंड दैट ऑफ द रेस्ट, मतलब जो बाकी के 18 स्टूडेंट थे उनका एवरेज कितना है 74, तो टोटल हो गया 1332। अब उसने पूछा व्हाट इज द एवरेज स्कोर, एवरेज स्कोर के लिए टोटल स्कोर 744 प्लस 1332 कितना हो जाएगा हमारे पास 2076 डिवाइडेड बाय 30, तो आंसर विल बी 69.2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखो वो कह रहा है अ बोट कैन गो 54 किलोमीटर अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम मतलब बोट माइनस स्ट्रीम, 54 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 6 आवर्स इफ द स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम, हमें उसने जो स्पीड है किसकी स्ट्रीम की वो हमें दे रखी है, मतलब बोट माइनस स्ट्रीम था तो बोट हम एज इट इज रहने देते हैं और स्ट्रीम कितना दे रखा है उसने 4.8, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, तो 6 9 ठीक है, तो बोट की हमारी स्पीड कितनी आ जाएगी, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, 9 b 4.8 इक्वल्स टू में 1, तो b माइनस 4.8 इज इक्वल्स टू में 9, तो बोट की स्पीड कितनी आ गई 13.8, ठीक है। ये हमारे पास बोट की स्पीड आ गई। तो वो पूछ रहा है हाउ मच टाइम विल द बोट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 279 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है बोट प्लस स्ट्रीम, बोट प्लस स्ट्रीम, ठीक है। तो मेरे पास बोट की वैल्यू कितनी है 13.8 और स्ट्रीम की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4.8, इसे आपस में प्लस करेंगे तो 18.6, ठीक है। तो
डाउन स्ट्रीम की मेरे पास टोटल स्पीड कितनी आ गई 18.6, इसको डिवाइड कर देंगे 18.6 से तो आंसर विल बी 15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड। देखो वो बोल रहा है, देखो सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है, यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है 9x का स्क्वायर, मतलब मैं x का अगर मैं स्क्वायर करूं तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए 9x का स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरे पास कोई ऐसा नंबर होना चाहिए, कोई ऐसा कोफिशिएंट होना चाहिए जिसको स्क्वायर करके मेरे पास क्या है यहाँ पे 9x का स्क्वायर है। और देखो डिनोमिनेटर की मैं बात करूं, यहाँ पे कितना है 9 और यहाँ पे भी कितना है 9। अगर मैं इसको 9 से, अगर मैंने इसी का स्क्वायर कर दिया 9 का, तो ऑब्वियसली मेरे पास 9 9 जा 81 होगा, 9 तो नहीं आएगा। तो मुझे इसको भी थोड़ा सा इसके अंदर एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो देखो मैं फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म तीनों को क्या कर देते हैं 3 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3x, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया 3x, और ये क्या हो जाएगा 9, 3 3 जा 9। ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा। तो बस स्क्वायर कर देंगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए बी तो आपस में कैंसिल हो जाता है, इज इक्वल्स टू 9 9 जा 81, तो 9x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 9x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में ये इधर जाके क्या होगा माइनस, तो आंसर विल बी 79। ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट। अब देखो इसके अंदर बोल रहा है हमें जो है इसके अंदर स्टार, उसे क्या करना है एक स्मॉलेस्ट डिजिट से रिप्लेस करना है कि जो ये हमारा नंबर है ये किससे डिविजिबल हो जाए 6। देखो अगर कोई नंबर 6 से डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए वो 2 और 3 से डिविजिबल हो। अब 2 का डिविजिबिलिटी रूल तो हमें सबको पता है कि यूनिट डिजिट पे क्या होना चाहिए, या तो 0 2 4 6 8, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए यूनिट डिजिट पे। देखो अगर यूनिट डिजिट पे यही नंबर हैं तो ऑप्शंस में से ये ऑप्शन नंबर 1 एलिमिनेट हो गया और ये भी एलिमिनेट हो गया। अब मेरे पास क्या बचा 2 बचा या 4 बचा। ठीक है, अब इसमें से मुझे अगर 2 रखना है या 4 रखना है ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर 3 के डिविजिबिलिटी रूल पे। और 3 का डिविजिबिलिटी रूल को क्या बोलता है कि सम ऑफ द नंबर्स, जो सम ऑफ द नंबर है वो ऐसा होना चाहिए कि जब मैं उसे डिवाइड करूं तो वो 3 से डिवाइड हो जाए। मतलब अगर मैं इसका सम ऑफ द नंबर करूं, देखो 7 10 10 12 12 17 18 19 20 20, देखो अभी ये आ गया 23 में 2 बार हैश है, 2 बार स्टार है, तो मतलब 23 में मुझे अगर मैं ये रखूं ये भी 2 बार प्लस करना है और ये वाला नंबर मतलब 4 भी मुझे 2 बार ही प्लस करना है। तो अगर मैं इसको 2 बार ही प्लस करूं तो +4, तो आंसर कितना हो गया 27। अब 27 तो हमें पता है कि आता है 3 की टेबल में तो हो जाएगा, लेकिन हम 4 भी चेक कर लेते हैं। तो 23 4 2 टाइम्स रखेंगे तो 8, तो आंसर विल बी 31। तो 31 तो 3 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट। कि अगर हमें यहाँ पे अगर हमें स्टार को रिप्लेस करना है तो हमें वहां पे क्या पुट करना है 2 पुट करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर उसने पूछा है गेन परसेंटेज बताना है हमें। सिद्धि ने अपनी स्कूटर को सेल करा है किसके ऊपर 31,902 रुपीज की, और जिसके अंदर उसे गेन हुआ है कितना 1/6 ऑफ द सेलिंग प्राइस। जो उसका सेलिंग प्राइस था उसके ऊपर उसे 1/6 ऑफ द सेलिंग प्राइस। देखो पहले इसका गेन निकाल लेते 31,902 1/6, तो उसे प्रॉफिट कितने का हुआ है 5317। ये उसे क्या हुआ है प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट हुआ है। अब पहले हमें अगर गेन परसेंटेज चाहिए तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट माइनस कर देंगे। तो सेलिंग प्राइस ये है हमारे पास, इसमें से अगर मैं 5317 माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिला कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस मेरे पास कितना आएगा 26585। ठीक है, 26585 मेरे पास कॉस्ट प्राइस आ गया। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल देंगे, प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस 26585 मल्टीप्लाई बाय 100, सॉल्व करेंगे तो आंसर विल बी 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड।
क्वेश्चन नंबर 14 में वो बोलता है द गिवन टेबल शोज द नंबर ऑफ बनानास प्रोड्यूस्ड बाय 5 फार्म्स ऑफ ओवर 4 ईयर्स। मतलब ये सब बनाना का प्रोडक्शन है 4 साल के अंदर, और ये 5 डिफरेंट फार्म्स हैं जो बनाना का प्रोडक्शन करते हैं। वो पूछ रहा है व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ डजन्स ऑफ बनाना प्रोड्यूस्ड बाय फार्म एम टू पी इन 2022। 2022 में एम और पी, ठीक है, बस इनका हमें रेशियो बताना है सिंपली। तो 17,652 का रेशियो 14,800 से, तो पहले तो इसको पूरा सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 1367। पहले 4 से कैंसिल कर देना, देन आफ्टर दैट 3 से कैंसिल कर देना, तो आंसर विल बी 1471 इज टू 1367। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में वो बोल रहा है अ क्यूबॉइड, एक क्यूबॉइड है जिसका डायमेंशन क्या है 50, 150, 175। एक क्यूबॉइड है, ठीक है, मैं इसको क्यूबॉइड नहीं अभी रेक्टेंगुलर का ही शेप दे देती हूँ, ठीक है। कैन बी डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी आइडेंटिकल लार्जेस्ट क्यूब्स। वो पूछ रहा है अगर तुम इसे डिवाइड करोगे तो ये कितने क्यूब्स के अंदर डिवाइड हो सकता है, ठीक है, हमें बस इतना ही बताना है। देखो इसके लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ऐसे ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड तो सिंपली निकल आ जाएगा 50 इंटू 150 इंटू में 175। अब हमें इस वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन सब का HCF निकालना पड़ेगा। HCF निकालने के लिए पहले इसको हम फैक्टराइज कर देते हैं, 5 इंटू 2 इंटू 5, 150 के फैक्टर्स बनाएंगे 5 इंटू 2 इंटू 5, और 175 के बनाएंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 7। अब देखो HCF के लिए एक हाईएस्ट फैक्टर होता है जो तीनों में कॉमन होता है, वही उसका HCF होता है। तो हाईएस्ट फैक्टर जो तीनों में कॉमन है वो क्या आ रहा है 5, 5, 25, इधर भी 25 और ये भी 25, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया 25, ठीक है। यही हमारी क्यूब की एक साइड होगी, ठीक है। तो ये जो 25 आया यही हमारी क्यूब की एक साइड होगी। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब 25 इंटू 25 इंटू 25। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर विल बी 84, कि हम इस क्यूबॉइड के 84 आइडेंटिकल क्यूब्स बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो वो बोलता है पी क्यू आर द सेंटर ऑफ 2 सर्कल्स। 2 सर्कल्स हैं इसके, पी एंड क्यू 2 सेंटर्स हैं, ठीक है, पी एन क्यू। ये क्या है इनका रेडियस 7 और इसका रेडियस कितना है 3 रिस्पेक्टिवली। इफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल मीट पी क्यू एक्सटेंडेड एट ए। देखो एक इनका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, ये किसको मिलता है पी क्यू को। अगर मैं पी क्यू को एक्सटेंड कर दूं ए तक, ठीक है, ऐसा वो हमें कुछ बोलना चाह रहा है। देन ए डिवाइड्स पी क्यू, जो ए है वो पी क्यू को कैसे डिवाइड करता है ये उसने पूछा है। देखो ये अगर मैं देखूं तो यहाँ पे एक क्या बन गया, ये ट्राइंगल बन गया, ठीक है, और ये भी इधर मैं कनेक्ट कर देती हूँ। अब एक थ्योरम होती है ना कि रेडियस अगर टेंजेंट को टच करती है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, और यहाँ पे भी वो क्या बनाती है 90 डिग्री का एंगल। अब मैं इसको एक नाम दे देती हूँ टी और एस। अब देखो ए टी पी एक क्या हो गया ट्राइंगल हो गया, और देखो ये बीच में से हमने इसे डिवाइड कर दिया तो ये एक तरीके से 2 ट्राइंगल हो गए, एक ए क्यू एस हो गया, एक ए पी टी हो गया, और दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं आपस में सिमिलर, क्योंकि देखो ये जो थीटा है, ये जो ए है, ये दोनों के लिए है। अगर हम बड़ा वाला ट्राइंगल देखें उसके लिए भी ये थीटा है, और ये छोटा ट्राइंगल देखें तो उसके लिए भी थीटा है, ठीक है। एक तो ये थीटा हो गया जो दोनों में है कॉमन, ये 90 डिग्री के एंगल्स हैं, ये दोनों में कॉमन हो गए, इधर भी 90 डिग्री के एंगल बने, ये भी, मतलब तीनों एंगल्स एंगल क्राइटेरिया से ये जो दोनों ट्राइंगल हैं ये क्या प्रूफ हो गए आपस में सिमिलर प्रूफ हो गए, ठीक है। अगर ये सिमिलर प्रूफ हो गए तो ए से लेके क्यू तक कितना है 3, तो ये भी कितना होगा, ये कितना होगा 7। अगर ये दो आपस में सिमिलर प्रूफ हो गए
अगर ये दोनों आपस में सिमिलर प्रूफ हो गए तो इनका रेशियो क्या रहेगा, 7:3 ही रहेगा। ठीक है, तो देखो इतना तो हमें पता है कि रेशियो क्या रहेगा, 7:3। अब एक्सटर्नली रहेगा या इंटरनली, उसने पूछा है देन ए डिवाइड्स पी क्यू। ये जो पी क्यू है इसे ए डिवाइड कर रहा है। देखो इसके अंदर इसने हमें ऑप्शंस में दिया है, एक एक्सटर्नली एक इंटरनली। देखो ये हमारा एक लाइन है और मैंने एक्सटेंड करके इसको डिवाइड करवाया ए से, तो ये पी है, ये क्यू है। ए इस लाइन के किधर है, एक्सटर्नल है या इंटरनल है, तो हम कहेंगे ये एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल मतलब बाहर की साइड में है, तो अगर ये बाहर की साइड है तो ये एक्सटर्नली ही उसे रेशियो में डिवाइड करेगा, तो ये एक्सटर्नली ही 7:3 की रेशियो में से डिवाइड करेगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 में वो बोल रहा है The table given here represent the distance traveled by two athletes। दो एथलीट्स हैं जो x और y डिस्टेंस को कवर करते हैं। ठीक है, वो पूछ रहा है y एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 आवर। तो फर्स्ट 5 आवर के अंदर उसने हमसे पूछा है y का एवरेज स्पीड, तो ये सारी टर्म्स आपस में प्लस करेंगे तो 165, और फर्स्ट 5 आवर्स के अंदर तो टाइम से डिवाइड करेंगे तो उसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, 33 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 18, वो कहता है सोहन में बोरो करे 1,41,545 रुपीज। ठीक है, द रेट ऑफ 11% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे उसने ये अमाउंट बोरो करा है। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ही रिपेज 25,490 रुपीज। देखो सबसे पहले हम इसका कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट ईयर का 11% से उसे कितना सिंपल इंटरेस्ट बना, 15569.95 रुपीज। ये इसका फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट बना। वो कह रहा है उसने फर्स्ट ईयर के एंड में कितने रुपए रिटर्न कर दिए, 25,490 रुपए। और किस में से रिटर्न करा है, प्रिंसिपल अमाउंट। उसने इंटरेस्ट में से कुछ रिटर्न नहीं करा, उसने सिर्फ उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है इसमें से 25,490 रुपए रिटर्न कर दिए। ये अभी फर्स्ट ईयर की बात चल रही है, फर्स्ट ईयर के एंड में उसने इतना रिटर्न कर दिया और फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट उसका ये बन गया। ठीक है, तो अब जो उसका प्रिंसिपल बचा वो कितना बचा, ये बचा। ठीक है, अब वो क्या कहता है, इफ सोहन क्लियर्स ऑल द पेंडिंग ड्यूज एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, मतलब सेकेंड ईयर के एंड में पे करेगा तो सेकेंड ईयर का भी इंटरेस्ट बन जाएगा वही 11% से, तो कितना बचा 127,66.05। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि उसने जो सेकेंड ईयर का एंड है उसके अंदर उसने टोटल अमाउंट रिटर्न कर दिया। तो टोटल अमाउंट क्या रिटर्न करेगा, वो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट अलॉन्ग विद द सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट और अलॉन्ग विद दिस प्रिंसिपल अमाउंट। तो टोटल इंटरेस्ट उसका कितना बता, 28,336 रुपीज तो वो इंटरेस्ट के पे करेगा और 1,16,055 रुपीज वो प्रिंसिपल के रिटर्न करेगा, क्योंकि 25,490 वो प्रिंसिपल का पहले ही रिटर्न कर चुका है। तो इन दोनों को आपस में प्लस कर देंगे तो आंसर विल बी 1,44,391 रुपीज वो एंड में पे करेगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। वो कह रहा है एक वुमेन है जो अपने 2/3 ऑफ द इनकम, अ वुमेन स्पेंड 2/3 ऑफ द इनकम। देखो इसके अंदर सिर्फ समझने की एक ही बात है, जो फ्रैक्शन की फॉर्म में डिनोमिनेटर होता है वही टोटल अमाउंट होता है। तो सपोज उसकी इनकम कितनी थी, 3 रुपए, इसमें से उस लेडी ने 2 रुपए क्या कर दिए, स्पेंड कर दिए, मतलब ये उसका एक्सपेंस हो गया। तो हमारे पास उसका सेविंग्स कितना आया, उसका सेविंग्स हमारे पास आ गया कितना, 1 रुपया, मतलब 1 यूनिट उसका क्या हो गया, सेविंग हो गया। ठीक है, अब वो पूछ रहा है इफ हर इनकम इंक्रीज बाय 18%, अगर उसका इनकम क्या हो जाता है 18% इंक्रीज हो जाता है, तो 3 का 118%, 3.54, ये उसकी नई इनकम जनरेट हुई है। एंड द एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 24%, वो जो अपना एक्सपेंडिचर है उसका क्या करती, उसके अंदर भी कितना इंक्रीज आ जाता है 24% का, तो 2 का 124% निकालेंगे तो आंसर विल बी 2.48। ठीक है, आंसर विल बी 2.48। ये इसका क्या है, एक्सपेंडिचर, तो उसका सेविंग कितना हो गया 0.06 रुपीज, ये इसका क्या आ गया, सेविंग आ गया। वो हमसे क्या पूछ रहा है, देन द इंक्रीज इन हर सेविंग,
ठीक है, तो उसकी सेविंग के अंदर कितना इंक्रीज आया, सॉरी 1.06, ये उसका न्यू सेविंग आया। पहले इसका सेविंग कितना था 1 रुपी और अब कितना है 1.06, तो वो बस इतना ही पूछ रहा है कि उसका सेविंग में कितना इंक्रीज आया था। 0.06% का उसका सेविंग में इंक्रीज आया, मल्टीप्लाई में 100 और इसका डेसिमल रिमूव करेंगे तो 100, तो टोटल उसका सेविंग में कितना इंक्रीज आया 6%। इनिशियल में सेविंग थी 1 रुपी और देन जब उसका इनकम इंक्रीज हुआ तो उसका सेविंग कितना हो गया 1.06 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। एक ट्राइंगल है LMN, L कितना है 118 डिग्री, LM और LN क्या है इक्वल। देखो जब दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं, तो जितना M है उतना ही एंगल N है। तो वो पूछ रहा है फाइंड एंगल N। देखो सम ऑफ द एंगल्स ट्राइंगल कितना होता है 180 माइनस 118, तो आंसर विल बी 62 डिवाइडेड बाय 2 31। तो M कितना आएगा 31, N भी कितना आएगा 31, उसने एंगल N पूछा है तो ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट 31 डिग्री। देखो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ये है a प्लस बी, ये है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला किसका है a क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, जिसके अंदर उसने a का वैल्यू कितना दिया है 1। अगर मैं 1 यहाँ रखूं और 1 यहाँ रखूं तो a का वैल्यू एक तरह से फिनिश हो गया। तो 3 प्लस 3, तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, a क्यूब प्लस b क्यूब, तो आंसर विल बी 54। ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। देखो ये बोलता है कंसीडर द गिवन टेबल टोटल इम्पोर्ट। अब देखो इम्पोर्ट पता है, इम्पोर्ट मतलब होता है व्हाट कम्स इन, क्या चीज हमारी कंट्री में आ रही है, और एक्सपोर्ट मतलब व्हाट गोज आउट, क्या चीज हमारे कंट्री से जा रही है। देखो जब भी हम एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट जब भी हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है प्रॉफिट, ठीक है, मतलब पैसा आता है, ठीक है, एक्सपोर्ट करते हैं तो पैसा आता है हमें जब भी हम कंट्री से कोई कुछ सामान बाहर भेजेंगे मतलब बेचेंगे, तो उसके बदले में हमें क्या मिलेगा पैसा मिलेगा। और जब जब हम क्या करते हैं इंपोर्ट करते हैं तब हमारे जेब से पैसा क्या होता है जाता है, ठीक है ना। इंपोर्ट करेंगे तो मतलब किसी कंट्री से सामान अपने पास मंगाएंगे, जब मंगाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा पैसा देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक्सपोर्ट में पैसा आया, इंपोर्ट में पैसा गया, तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट क्या होता है प्रॉफिट, ठीक है ना। अगर वो भी तब जब हमारा एक्सपोर्ट क्या हो ज्यादा हो और इंपोर्ट क्या हो कम हो, और अगर उल्टा हो जाए एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज्यादा है तो ऑब्वियसली हमारा क्या होगा लॉस होगा, ठीक है। तो ये 5 डिफरेंट कंपनीज का इसने हमें क्या बताया है इंपोर्ट बताया है, ठीक है। अब वो पूछ रहा है, कहता है इफ द टोटल एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट मतलब हमने माल भेजा बाहर, 2013 के अंदर पूरा 300 लाख का हमने 300 लाख का क्या करा है एक्सपोर्ट करा है, मतलब हमें इतना पैसा मिला है। एक तरीके से ये मान लो हमें 300 रुपए मिले हैं, ठीक है। देन हमें क्या बताना है प्रॉफिट बताना है या हमें लॉस हुआ है ये बताना है। देखो ये डेटा किस चीज का है इंपोर्ट का। अब 2013 का अगर मैं इंपोर्ट कैलकुलेट करूं तो हमारे पास आंसर आएगा, एक सेकेंड, इंपोर्ट 265, ठीक है। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हमारा कितना आ गया 295। दोनों को अगर मैं मतलब देखो अब यहाँ पे एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट कम है, तो दैट मीन्स हमारा क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है, और कितने का हुआ है 35 लाख का। तो ऑप्शन नंबर 3 35 लाख का हमें प्रॉफिट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। एक परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, ठीक है, रेंट पे इतना, फूड, एजुकेशन, बिल और मिसलेनियस। अब उसने बोला है सलोनी की इनकम है 75,000 टोटल, ठीक है, जिस पे हमसे क्या पूछा गया है वो कितना स्पेंड करती है रेंट और एजुकेशन पे। एजुकेशन और रेंट कितना स्पेंड कर देती है 55, ठीक है 55%। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 41,250 रुपीज वो स्पेंड कर देती है ऑन रेंट एंड एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखो उसने बोला है कंसीडर अ ट्राइंगल पी क्यू आर, एक ट्राइंगल है और आर के ऊपर क्या दे रखा है उसने, राइट एंगल दे रखा है। तो पी क्यू आर, पी क्यू उसने दिया है 29, क्यू आर इज 21, तो पी आर कितना रहेगा 20, ट्रिपलेट होता है 29 21 20, ठीक है। अब उसने एंगल पी क्यू आर को उसने थीटा बना दिया, आर को उसने थीटा बनाया। अब उसने पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर 21 अपॉन में 29 का स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, तो 20 अपॉन में 29 का होल स्क्वायर, तो 29 का स्क्वायर कितना होता है 841, एलसीएम लेंगे तो 841, तो 21 का 441 माइनस में 200, तो आंसर इज 41 अपॉन में 841। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक ट्राइंगल है ए बी सी, इसमें देखो उसने जो एंगल ए लिया है वो कितना लिया है, हाफ एंगल ए लिया है, मतलब एंगल ए जितना भी डिग्री का था उसने उसका सिर्फ हाफ लिया है, और एंगल बी पूरा लिया है, और एंगल सी जिसका सम कितना आया है 120। अब देखो सम ऑफ द एंगल्स कितना होता है 180, रिमेनिंग कितना बचा 60। अगर मैं इन दोनों का आपस में माइनस करूं तो 60 डिग्री का मतलब क्या है, हाफ ऑफ एंगल ए किसके इक्वल है 60 डिग्री, क्योंकि बाकी एंगल तो हमने कंप्लीट लिए हैं, इसके अंदर एंगल ए को ही हाफ लिया है, तो हाफ ऑफ एंगल ए है 60 डिग्री, तो कंप्लीट एंगल ए कितने का हुआ 120 डिग्री, ठीक है 120 डिग्री का एंगल हुआ। देन उसने पूछा 1/4 ऑफ द एंगल ए, तो डिवाइडेड बाय 1/4, तो 30 डिग्री आंसर रहेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने सॉल्व कर दिया कंप्लीट 25 क्वेश्चंस 11 सितंबर की थर्ड शिफ्ट। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी आपके प्रिपरेशन के लिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।